हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर। तो आज की इस क्लास में हम जो एसएससी सीजीएल का 13 सितंबर 2024 को सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जीके और जीएस का कंप्लीट और डिटेल्ड सॉल्यूशन करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर दूसरे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे जीके जीएस पूछी जाती है, उन सब के लिए ये लेक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। और देखिए, ये क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी, मींस बायलिंगुअल रहेगी, तो हिंदी वालों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है भाई। और ये लेक्चर जो है हमारा PYQ सीरीज़ का 14th लेक्चर है। इससे पहले 13 लेक्चर 13 लेक्चर और आ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देख लें। देखिए, वैसे इस लेक्चर का उन लेक्चर से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हम हर एक लेक्चर में एक पेपर सॉल्व करवाते हैं जीके का। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, फर्दर अपडेट्स के लिए जो लेक्चर्स आएंगे वो उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द हीरो ऑफ संस्कृत हिस्टोरिकल पोएम द रामचरित्र रिटन बाय संध्याकर नंदी। तो निम्नलिखित में से कौन संध्याकर नंदी द्वारा लिखित संस्कृत ऐतिहासिक कविता रामचरित्र का नायक है। तो नायक के बारे में पूछ रहा है। जो कविता थी रामचरित्र वो संध्याकर नंदी ने लिखी थी, और उसका नायक कौन था। तो उसके नायक थे रामपाल। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई। अब देखिए, रामचरित्र मानस के बारे में भी पूछ रखा है। तो रामचरित्र मानस का PYQ में आया हुआ क्वेश्चन है। तो रामचरित्र मानस किसने लिखी थी, तुलसीदास जी ने लिखी थी। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार चीज़ें ना हमें याद होती हैं, लेकिन ऑप्शंस में ना कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है जब हम चीज़ों को कई बार रिवाइज़ नहीं कर पाते। तो एग्ज़ाम में आपको बहुत अच्छे से रिवाइज़ करनी है चीज़ें, ताकि एग्ज़ाम में जाके आप अच्छे से फाइंड आउट कर सकें ऑप्शन को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, विच ग्रुप ऑफ यूनियन टेरिटरीज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह ने उच्चतम लिंग अनुपात दर्ज किया। तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो पूछ रहा है यूनियन टेरिटरीज में से। तो इसका आंसर आपको अगर थोड़ा बहुत पता है तो बताइए, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें। अगर आप इसे मॉक टेस्ट की तरह लेंगे तो आपका जो ब्रेनस्टॉर्म है वो अच्छे से होगा। और देखिए, आपकी प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, आंसर ऑप्शन 2, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार। तो सबसे ज़्यादा ज़्यादा जो सेक्स रेशियो है वो किस यूनियन टेरिटरी में है। तो वो पुडुचेरी में है। देखिए, पुडुचेरी में है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो है उसका, जो यूनियन टेरिटरीज में से सबसे ज़्यादा पुडुचेरी का है, और इसका हाईएस्ट सेक्स रेशियो है। तो 1037 इसका सेक्स रेशियो है। इंडिया का सेक्स रेशियो कितना है, 943। ठीक है, और किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है, तो केरला में सबसे ज़्यादा है, 1084, 1084। तो जो सबसे कम है सेक्स रेशियो किस यूनियन टेरिटरी में है, वो दमन एंड द्वीप में है, 618। 618 फीमेल्स पर थाउजेंड्स मेल पर ऐसे निकालते हैं। ठीक है, पर थाउजेंड मेल पर कितनी फीमेल है। ठीक है, तो 618 है यहाँ पे सेक्स रेशियो दमन एंड द्वीप का, जो यूटीज़ में सबसे कम है इसका। और देखिए, कुछ सेंसस के बारे में देख लेते हैं। जो पहला जो नॉन सिंक्रोनस सेंसस हुआ था वो 1872 में हुआ था, मींस नॉन ऑफिशियल। और लॉर्ड मायो गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे। और जो पहला सिंक्रोनस ऑफिशियल जो सेंसस लगाया जाता है, पहला सेंसस 1881 में। और जो कमिश्नर थे जो सेंसस के, वो थे WC प्लोडन। ठीक है, आपको ये याद रखना है, ये कई बार आ चुका है। और पहला सेंसस कब से स्टार्ट हुआ था, 1881 से। तो 2011 में 2011 में जो सेंसस हुआ था वो 15 सेंसस था। अभी 2021 में होने वाला था, वो पोस्टपोन्ड हो गया था कोविड की वजह से। तो अब 2024-25 में शेड्यूल्ड है वो। ठीक है, और कौन करता है इसको, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। तो ये हमारे पास जो काम की इन्फॉर्मेशन थी वो हमने देख ली है। ठीक है भाई, तो ये सेंसस के बारे में हमने सब कुछ देख लिया है। तो इसका ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए, एसएससी का फोकस ना इस पे बहुत ज़्यादा है। ये जो ये है ना सेंसस,
हर शिफ्ट में किसी ना किसी शिफ्ट में सेंसस 2011 से किसी में फीमेल का पूछ लिया हाईएस्ट, किसी में मेल का पूछ लिया, किसी में लिटरेसी रेशियो पूछ लिया। तो थोड़ा सा आपको ये जो सेंसस है 2011 वाला, इसमें से थोड़ा सा मोटा मोटा सा पढ़ के जाना है आपको, किसका सबसे ज़्यादा है। जैसे एजुकेशन लिटरेसी रेट किसी स्टेट का ज़्यादा है, किसी यूटी का ज़्यादा है, ये सब आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग टू क्वांटिटीज़ हैव द सेम डायमेंशन। तो डायमेंशन पूछ रहा है किन दो क्वांटिटियों की सेम है, तो निम्नलिखित में से किन दो मात्राओं की विमाएँ समान है। तो डायमेंशन फार्मूला तो आपको याद होगा अगर आपने थोड़ी बहुत भी फिजिक्स पढ़ी है तो इसका जो आंसर है ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। वर्क और टॉर्क का जो डायमेंशन फार्मूला है वो सेम होता है। देखिए वर्क जो होता है फोर्स इंटू है, ये फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। तो इसका जो फार्मूला होता है ml2, m l की पावर 2 t माइनस 2। तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सक्लेरेशन इंटू डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस ये दे रखा है, इसका जो फार्मूला होता है मास इंटू एक्सक्लेरेशन होता है। और एक्सक्लेरेशन का फार्मूला क्या होता है, एक्सक्लेरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इससे हम डायमेंशनल फार्मूला निकाल लेते हैं। तो ये जो डायमेंशनल फार्मूला है वर्क का, m l की पावर 2 t की पावर -2, तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है। और टॉर्क क्या होता है, टॉर्क देखिए फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेम ही होता है वर्क की तरह, ठीक है। फोर्स का मैंने बता ही दिया, m में मास इंटू एक्सक्लेरेशन, और परपेंडिकुलर होता है इसमें तो वो डिस्टेंस की तरह काउंट होगा। तो ठीक है, इसका भी फार्मूला सेम ही होता है, m l की पावर 2 t -2, ठीक है। दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम है। टॉर्क क्या है, टॉर्क है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और वर्क है स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्या फ़र्क है, देखिए स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है केवल, आपको ध्यान रखना है, PYQ में पूछा जा चुका है। और वेक्टर क्वांटिटी में दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देखिए आपको जो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है ना, आप इसको किसी नोट्स में लिख सकते हैं या वीडियो को 2-3 बार देख लें। जिनके पास टाइम कम है वो 1.5 की स्पीड पे देख लें, ठीक है। तो आपको चीज़ें ना आराम से याद हो जाएंगी और हम यहीं प्रैक्टिस करके जाएंगे, यहीं सारी चीज़ों को याद करके जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि अलग से फिर से पढ़ना है, ठीक है। यहीं पे आप इतने अच्छे से पढ़ लें कि चीज़ें आपको याद हो जाएं और प्रैक्टिस कर लें अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वॉज एन एनेक्सेशन पॉलिसी डिवाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो व्युपगत का सिद्धांत भारत के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसके द्वारा तैयार की गई एक अनुलग्न नीति है। तो डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स किसने दिया था, तो गवर्नर जनरल के बारे में पूछ रहा है ये। तो ये दिया था डलहौजी ने, डलहौजी लाए थे इसे, ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। तो डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स किसने दी थी, तो डलहौजी ने दी थी। इसमें क्या होता था भाई, देखिए इसका काम था, जो डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स के अंडर क्या था कि जिस भी प्रिंसली स्टेट्स के पास जो रूलर होगा उसका अगर उत्तराधिकारी कोई नहीं हुआ मेल, तो वो टेरिटरी ब्रिटिश इंडिया के अंडर आ जाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ जाएगी, अगर उसका जो खास उत्तराधिकारी नहीं है कोई भी मेल में, ठीक है। अडॉप्ट नहीं कर सकता वो, लेकिन अगर उसका खास नहीं है तो वो जो एम्पायर होगा उसका जो एरिया होगा स्टेट का वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ जाएगा। ये है डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स। तो ये डलहौजी के टाइम में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये जो पॉलिसी है डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स की सबसे पहले 17 स्टेट पे लगी थी। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और डलहौजी कब से कब तक रहे थे, तो 1848 से 1856 तक, ठीक है। गवर्नर जनरल रहे थे इंडिया के। उसके बाद आए थे कैनिंग। कैनिंग के बारे में देख लेते हैं। देखिए कैनिंग पहले वाइसर आए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1858 में आया था, तो इसमें गवर्नमेंट जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है इसकी पोस्ट को चेंज करके वाइसराय कर दिया था, ठीक है। तो पहले वाइसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पे क्या हुआ था इस एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, तो क्वीन विक्टोरियाज डायरेक्ट सोवर्निटी ओवर द इंडिया। तो क्वीन विक्टोरिया की सीधी सोवर्निटी इंडिया पर डायरेक्ट सोवर्निटी थी, 1858 में स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। मायो, देखिए मायो के बारे में आपने पहले भी पढ़ा था सेंसस के बारे में। तो पहला सेंसस इन्होंने ही करवाया था 1872 में, और मायो को बोला जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, ठीक है। अब वेलेजली के बारे में देख लेते हैं हम।
ये था मायो। और अब वेलेजली के बारे में देख लेते हैं। वेलेजली तो सब्सिडरी अलायंस यही लेके आया था, वेलेजली। और जो पहला स्टेट था जो इसके अंडर सब्सिडरी अलायंस के अंडर, वो था नवाब ऑफ अवध। जो अवध के नवाब थे वो सब्सिडरी अलायंस के सबसे पहले आए थे इसके अंडर, इस वाली जो अलायंस है। तो सब्सिडरी अलायंस में क्या होता था कि जो प्रिंसली स्टेट है वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रूप्स हैं वो रख देते थे, वो ट्रूप्स को उस स्टेट में, प्रिंसली स्टेट में। तो उनका जो खर्चा है वो प्रिंसली स्टेट को देना पड़ता था। तो प्रिंसली स्टेट के मतलब जैसे किसी से लड़ाई होनी है उनकी, है ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रूप है वो प्रिंसली स्टेट की तरफ से भी लड़ेंगी, तो उसके लिए प्रिंसली स्टेट को उनके लिए खर्चा देना होता था। अब वो खर्चा नहीं दे सकते तो उनके लिए लैंड देंगे वो, और वहाँ पे एक उनका उत्तराधिकारी होता था ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो उसके कोर्ट में भी रहता था। तो ये सी सब्सिडरी अलायंस तो जो वेलेजली के टाइम में स्टार्ट हुई थी। तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है, सब्सिडरी अलायंस और एक ये डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स। दोनों किसने लाई थी? तो डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स लाई थी डलहौजी ने, और जो वेलेजली की पॉलिसी है वो कौन सी है? सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, ट्रूप्स को राजा के किसी टेरिटरी में, मतलब वहाँ पे उन्हें प्लेस्ड करना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन मेड इकोसिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है? मैन मेड इकोसिस्टम में कौन सा आता है? देखिए, ये मैन मेड तो नहीं है डिजर्ट भी। आप देखिए थोड़ा सा ना कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन करिए। अब ऐसे नहीं है कि सारी चीज़ आपने पढ़ी हुई है, थोड़ा कॉमन सेंस से भी निकालेंगे तो भी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। 3-4 क्वेश्चन आपके ढंग से पढ़ने से और थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने से बस। ठीक है, तो डिजर्ट मैन मेड इकोसिस्टम नहीं है। फॉरेस्ट ये भी मैन मेड नहीं है। ग्रास लैंड भी अपने आप होता है नहीं। एक्वेरियम बना सकता है मैन मेड, ये जो इकोसिस्टम है वो एक्वेरियम में, आपने देखा होगा एक्वेरियम में फिशेस होती हैं, एक्वेरियम बनाया जाता है, तो ये मैन मेड इकोसिस्टम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फेमस इंडियन वुमेन क्रिकेटर्स अनाउंस्ड रिटायरमेंट इन जून 2022? तो निम्नलिखित प्रसिद्ध भारतीय महिला क्रिकेटरों में से किसने जून 2022 में संन्यास की घोषणा की? तो बताना है आपको। तो ये हैं मिथाली राज। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर, मिथाली राज। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन था भाई, देखो ये जो है ना फैक्चुअल क्वेश्चन था ये वाला। तो आपको थोड़ी बहुत इनके बारे में पता होनी चाहिए, जो यहाँ पे ऑप्शन में दे रखे हैं ये भी किससे एसोसिएटेड है पूछ लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 7। विच स्टेट गवर्नमेंट ऑनर्ड वानी जयराम विद द MS सुब्बुलक्ष्मी अवार्ड फॉर 2019? तो किस राज्य सरकार ने वानी जयराम को 2019 के लिए MS सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार से सम्मानित किया? तो कौन सा स्टेट देता है इसे? तो बताना है हमें इसका आंसर। सोचिए आप एक बार, अगर आपने पढ़ा है तो थोड़ा सा भी। तो इसका जो आंसर है वो है तमिलनाडु। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब हम सुब्बुलक्ष्मी जी के बारे में देख लेते हैं। देखिए, जो MS सुब्बुलक्ष्मी जी हैं वो पहली इंडियन म्यूजिशियन है जिन्होंने भारत रत्न अवार्ड लिया 1998 में, और इनको रोमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था 1974 में। पद्म श्री पद्म विभूषण भी मिल चुका है इन्हें। इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये कार्नाटिक म्यूजिक से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है। ठीक है, कार्नाटिक म्यूजिक, MS सुब्बुलक्ष्मी, तमिलनाडु से इनका संबंध है। और अभी जो वानी जयराम है उन्हें मिला है MS सुब्बुलक्ष्मी 2019 में। तो देखिए SSC ना, देखो भाई कितने, अभी 2024 का पेपर कर रहे हैं हम जो ये कर रहे हैं, और अवार्ड कब का पूछ लिया? 2019 का। तो मतलब 3 से 4 साल पहले अवार्ड पूछता है ये। तो आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा एसोसिएशन देखना है कि किसका किससे रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 8। विच रीजन इन इंडिया receive less rainfall in summers but heavy rainfall in winter season due to the retreating north easterly wind? तो भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा होती है लेकिन सर्दियों के मौसम में पीछे हटने वाली उत्तर पूर्वी हवाओं के कारण भारी वर्षा होती है? तो आप बताइए, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये, क्लाइमेटोलॉजी से। तो इसका जो आंसर है वो है ईस्टर्न कोस्टल रीजन। तो ईस्टर्न कोस्टल रीजन, देखिए ये जहाँ यहाँ पे हमारा इंडिया है, तो देखिए क्या कह रहा है ये, स्टार्ट्स व्हेन द साउथ वेस्ट मानसून विंड स्टार्ट टू विड्रॉल।
और देखिए यहाँ पे जब साउथ वेस्ट मानसून जब चलेंगी तो यहाँ से होते हुए सबसे पहले केरला कोस्ट पर आएंगी ना, तो केरला कोस्ट पे बारिश होती है, फिर ये विंड जाती हैं आगे नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में जाके जब इनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है तो ये रिट्रीट करती हैं ऐसे, है ना। तो ये रिट्रीट करेंगी तो इनको तभी बोला जाता है, देखो ईस्टर्ली विंड्स, ठीक है। तो ये रिट्रीट करेंगी यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे ऐसे होता है, तो रिट्रीट करेंगी तो यहाँ पे जब जाके इनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे ड्राई और कोल्ड विंड रहेंगी। जब ये यहाँ से आएंगी तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल पड़ता है, तो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर उठाएंगी तो यहाँ पे बारिश करेंगी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कोस्ट पे, ठीक है। तो इसे बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून। तो ये कब होता है? सितंबर से 3 महीने चलती है ये, जनवरी में। और यहाँ से स्टार्ट होती है जो ये वाली साउथ वेस्ट मानसून है, ये स्टार्ट होंगी जून जुलाई में, ठीक है। फिर ये नॉर्थ इंडिया तक जाएंगी, फिर यहाँ पे इनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा, फिर कोल्ड और ड्राई विंड जो हिमालय से आएंगी वो फिर यहाँ पे मॉइस्चर उठाएंगी बे ऑफ बंगाल से, और इधर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कोस्ट पे बारिश कर देंगी, ठीक है। तो ये कब करती हैं? सितंबर से जून। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मैच द स्पोर्ट्स इन लिस्ट 1 विद द स्पोर्ट्स पर्सन इन लिस्ट 2 हु वर इन न्यूज़ फॉर देयर स्पोर्ट्स अचीवमेंट इन 2022। तो सूची 2 में उन खिलाड़ियों के साथ सूची 1 में खेलों का मिलान करें जो 2022 में अपनी खेल उपलब्धि के लिए खबरों में थे। तो आपको देखना है आपको, तो लक्ष्य सेन किससे रिलेटेड है? तो ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। इसका आंसर है पहले का सेकंड। देखिए लक्ष्य सेन किससे रिलेटेड है? तो ये है बैडमिंटन से। तो पहले का हम देख लेते हैं सेकंड। देखिए पहले का सेकंड किस में है? पहले का 4, पहले का थर्ड दे रखा है, पहले का फर्स्ट दे रखा है, पहले का सेकंड। तो अगर हमें इसी के बारे में पता है ना, सिर्फ एक के बारे में, तो इस क्वेश्चन को हम बड़ी आसानी से करके ले जाएंगे। देखिए पहले का दूसरा सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है, अगर दूसरे में दे रखा होता तब हम उन दोनों को देखते। देखिए इसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, इसे भी, और इसे भी सिर्फ एक ही ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो कई बार ना ऑप्शंस जो एग्जामिनर होता है ऑप्शंस ही ऐसे बनाता है कि आप एलिमिनेट कर पाएँ। अगर आपको चारों नहीं पता है तो सिर्फ एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछ लिए इन्होंने। अब तो लक्ष्य सेन के बारे में हमें पता ही है, बैडमिंटन से रिलेटेड है, तो सीधा आंसर निकल जाएगा। बहुत आसान है ये वाला एलिमिनेशन करना इन क्वेश्चनों में। अब हम दूसरे देख लेते हैं। देखिए रमेश बाबू प्रगनंदा, तो इसके बारे में भी सुना है हमने, चेस से रिलेटेड है। तो बी का फोर्थ है, बी का फोर्थ सही है। अब निखत जरीन, तो ये किससे रिलेटेड है? तो ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है, ठीक है। सी का फर्स्ट। अब डी का देख लेते हैं, रुद्राक्ष पाटिल, तो ये शूटिंग से रिलेटेड है। तो ये हमने देख लिया। देखिए पहले ही ऑप्शन से हम सबको एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं इसका आंसर, बट फिर भी आप इन सब के बारे में देख लें क्योंकि कई बार नेक्स्ट वाले एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बन सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप अपना। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 2 बेसिक कैटेगरीज ऑफ एन इकोसिस्टम। तो निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र की 2 बुनियादी श्रेणियां हैं? तो बेसिक यूनिट्स पूछ रहा है, बेसिक कैटेगरी पूछ रहा है इकोसिस्टम की। तो बताइए आप कौन सी होती हैं बेसिक यूनिट्स? तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। तो ये 2 बेसिक यूनिट होती हैं इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम में देखिए भाई इसमें ना लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आते हैं और दोनों का रिलेशन होता है आपस में, ठीक है। टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक सब, ठीक है, जैसे पेड़ पौधे सब आते हैं उसमें, और इसमें नॉन लिविंग भी आ जाते हैं। तो आपस में जो को रिलेशन होता है, एक्सचेंज होता है आपस में, तो उसे बोलते हैं इकोसिस्टम। और ये एनवायरनमेंट में ही होता है जिसमें सारे होते हैं टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, और देखिए जो लिविंग और नॉन लिविंग सारे एक साथ आपस में एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो ये इकोसिस्टम के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो बेसिक यूनिट तो आपको पता ही होनी चाहिए, इकोसिस्टम की बेसिक यूनिट जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, ठीक है, वहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर्स सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2022 इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट। तो निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए संविधान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 संसद में पेश किया गया था? तो स्टेट के बारे में पूछ रहा है ये क्वेश्चन। पढ़ के ही आप डर जाओगे पहली बात तो बट ठीक है। तो ये था उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर।
तो उत्तर प्रदेश ने ये पास किया था कॉन्स्टिट्यूशन, उत्तर प्रदेश के लिए बनाया था, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर, सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2022 जो पार्लियामेंट में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 12। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी आयरिश संविधान से उधार ली गई है, तो हमने बताना है। आपने अगर थोड़ी बहुत भी पॉलिटी पढ़ी है, उसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, तो ये क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर ले जाओगे। तो इसका जो आंसर है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी लिए हैं, लेकिन अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, डीपीएसपी के बारे में। तो डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी तो पार्ट 4 में आते हैं ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, पार्ट 4 में। और आर्टिकल कितने से कितने के बीच में, आर्टिकल 36 से लेके और 51 तक। 51 के बाद आ जाते हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़। और ये लिए कहाँ से हैं, हमने लिए हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, और डीपीएसपी के बारे में देखिए, ये फंडामेंटल्स होते हैं गवर्नेंस के लिए। जब गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है तो उस पे मोरल बाउंडेशंस होती हैं स्टेट पर, कि वो लॉ बनाते टाइम इन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखें। डीपीएसपी को तीन प्रिंसिपल्स में बांटा गया है, सोशलिस्टिक गांधीयन और एक लिबरल। गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं और लिबरल। ठीक है, तो 3 प्रिंसिपल्स में आर्टिकल्स को बांटा हुआ है डीपीएसपी के। आर्टिकल 36 में दे रखा है स्टेट की डेफिनेशन। तो जो स्टेट की डेफिनेशन फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 12 में दे रखी है, वही 36 में दे रखी है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पिछले सेट्स में। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमने अपना क्या है। क्वेश्चन नंबर 13। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंप्राइजेज अ चीफ जस्टिस एंड नॉट मोर देन अदर जजेस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अन्य न्यायाधीशों में से अधिक नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ के बारे में पूछा है इन्होंने इनडायरेक्टली। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक तो चीफ जस्टिस होते हैं, सीजेआई होते हैं, और अदर जजेस होते हैं। तो अदर जजेस के बारे में पूछा है तो 33 होते हैं अदर जजेस और 1+1 सीजेआई, तो टोटल 34 होंगे जो स्ट्रेंथ होगी। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्ट 5 के अंडर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में से जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो डील करता है। तो पार्ट 5 में सुप्रीम कोर्ट आता है। और कितने से कितने आर्टिकल के बीच में, तो ये आर्टिकल 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट है। और कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन एनी प्रोसीजर फॉर सीजेआई अपॉइंटमेंट। कोई डिफाइंड प्रोसीजर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, डिफाइंड नहीं है सीजेआई चीफ जस्टिस जो इंडिया होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके अपॉइंटमेंट के लिए। देखिए, वैसे जो टेन्योर होता है सुप्रीम कोर्ट के जज का वो 65 ईयर्स होता है, सीजेआई का भी और जजेस का भी। तो आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2, दो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और अदर जजेस हैं, उन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। तो ये आर्टिकल 124 के सब क्लॉज 2 में दे रखा है। आर्टिकल 124 सब क्लॉज 1, देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट एंड कंसिस्टिंग ऑफ अ सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 124 के सब क्लॉज 1 में दे रखा है सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए और एक सीजीआई होने चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अभी रिसेंटली 11 जो 51 में सीजीआई कौन बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना। तो इनसे पहले अभी कौन थे, डीवाई चंद्रचूड़। ठीक है, तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है, पूछ लेंगे, नंबर पूछ लेंगे या फिर नाम पूछ लेंगे। ठीक है, तो हमने ये देख लिया सुप्रीम कोर्ट के बारे में। और देखिए, जो अदर जजेस होते हैं ना, वो कैसे अपॉइंट होते हैं, तो कॉलेजियम सिस्टम से अपॉइंट होते हैं। 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, सीनियर मोस्ट जजेस, और एक सीजेआई होते हैं। उनकी रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करते हैं। तो ये जो सीजेआई का जो है ना रिकमेंडेशन, ये बाउंडेड होती है जब कोई जज अपॉइंट होता है इसमें सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 14। रंजना गुहार was awarded the Padma Shri Award
इन 2003 फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन डांस फॉर्म। तो रंजना गौहर को निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य रूपों में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2003 से सम्मानित किया गया? तो ये आपको बताना है। तो ये है ओडिसी डांस के लिए। ठीक है, अब हम दूसरे डांसों के बारे में देख लेते हैं। देखिए कच्चीपुड़ी कहाँ का है? तो कच्चीपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। क्लासिकल डांस है ये। सतरिया डांस है असम का। ओडिसी डांस है उड़ीसा का। और मणिपुरी डांस है मणिपुर का। जो क्लासिकल डांस का स्टेटस कौन देता है? तो ये संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी देती है। ठीक है, तो संगीत नाटक अकादमी 1953 में बनी थी। आपको ये ध्यान रखना है। 8 क्लासिकल डांस हैं और एक और 9वां छऊ डांस। छऊ डांस जो है ये कल्चरल मिनिस्ट्री ने इंक्लूड किया है किसमें? इसमें ट्रेडिशनल डांस में, जो क्लासिकल डांस है उसमें। तो आपको बताना है तमिलनाडु का एक डांस है क्लासिकल डांस। ठीक है, जो इन 8 क्लासिकल डांस में आता है। तो तमिलनाडु में कौन सा क्लासिकल डांस होता है? ठीक है, या फिर आप बताएंगे भरतनाट्यम किस स्टेट का है? भरतनाट्यम क्लासिकल डांस है और ये किस स्टेट में होता है? तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 15, हु वॉन द पैरालंपिक ब्रॉन्ज मेडल इन आर्चरी फॉर इंडिया एट टोक्यो इन 2020? जो टोक्यो में पैरा ओलंपिक हुए थे तो उनमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था किसने आर्चरी में? तो 2020 में टोक्यो में भारत के लिए तीरंदाजी में पैरालंपिक कांस्य पदक किसने जीता था? तो ये है हमारा आंसर 4। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर, हरविंदर सिंह। तो आपको पैरालंपिक के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। पैरालंपिक 2024 जो हुए हैं वो पेरिस में हुए थे और इंडिया ने टोटल 29 मेडल्स जीते हैं। 7 गोल्ड थे जिसमें से 9 सिल्वर हैं और 13 ब्रॉन्ज। तो 2024 में पैरालंपिक हुआ है, वो आपको जगह याद रखनी है कहाँ पे हुआ है, और दूसरा कितने मेडल्स इंडिया ने जीते हैं। फर्स्ट इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था जो पैरालंपिक है उनमें 1960 में, और ये इंडिया का 12th एडिशन था। ठीक है भाई, और आपको इन सब के बारे में भी पता होना चाहिए। अतानु दास और दीपिका कुमारी ये भी आर्चरी से हैं और प्रवीण जाधव ये भी आर्चरी से हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड एम्प्लॉयमेंट इन जीडीपी पोस्ट इंडिपेंडेंस? तो स्वतंत्रता के बाद सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र और रोजगार की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको पढ़ के बताना है। ये क्वेश्चन आपका जनरल नॉलेज से भी हो जाएगा अगर आपको थोड़ा सा भी पता है तो। देखिए स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है? द प्रपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज़ डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली बट नॉट द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन जीडीपी। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। देखिए जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो शेयर है वो जीडीपी में वो डिक्रीज़ हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद से। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। द प्रपोर्शन ऑफ बोथ एग्रीकल्चर सेक्टर एंड एम्प्लॉयमेंट इन जीडीपी हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। नहीं, दोनों तो इंक्रीज नहीं हुए बिल्कुल भी। जो शेयर है जो एग्रीकल्चर सेक्टर का तो वो ज़्यादा इंक्रीज थोड़ी ना हुआ है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। द प्रपोर्शन ऑफ बोथ एग्रीकल्चर सेक्टर एंड एम्प्लॉयमेंट इन जीडीपी हैज़ डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली। नहीं, डिक्लाइंड भी नहीं हुई दोनों में। तो फोर्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूटेड बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइंड। देखिए हाँ, एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में डिक्लाइंड हुआ है जो कंट्रीब्यूशन है सिग्निफिकेंटली, बट नॉट द एम्प्लॉयमेंट डिपेंडिंग ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर। बट जो पीपल इंगेज्ड हैं एग्रीकल्चर में उनका डिक्लाइन नहीं हुआ है। एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं आज भी इंडिया में। तो ये वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। जो प्रपोर्शन है जीडीपी में कंट्रीब्यूटेड बाय एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइंड। देखिए उसका जो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो डिक्लाइन हुआ है, लेकिन एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट इंडिया के बहुत ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में इंगेज्ड हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। तो आप इसे कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है तो। ठीक है, थोड़ा सा आपने पढ़ा है तो क्वेश्चन ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट, द proportion ऑफ GDP contributed by the agriculture sector declined significantly but not the employment depending on the agriculture sector. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 17, विच पोर्ट इज़ डेवलप्ड एज अ सैटेलाइट पोर्ट? किस बंदरगाह को सैटेलाइट पोर्ट के रूप में विकसित किया गया है? तो ये आपको बताना है। तो ये है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। सेकंड ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। अब हम दूसरे पोर्ट्स के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है वो नवी मुंबई में लोकेटेड है। लोकेशन पूछ लेते हैं, मेजर पोर्ट में आता है। और देखिए, लार्जेस्ट कंटेनर होल्डिंग पोर्ट है ये क्वेश्चन पूछा गया है कई एग्जाम्स में। और कब हुआ था कमीशन? 1989 में। अब हम हल्दिया पोर्ट के बारे में देख लेते हैं। हल्दिया पोर्ट लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में, हुगली रिवर पर और हल्दिया रिवर पर। ठीक है, हुगली रिवर पर है, ये रिवराइन पोर्ट है। उसके अलावा जो मारमगांव पोर्ट है, मारमगांव पोर्ट लोकेटेड है गोवा में और वन ऑफ द आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट है, ये मेजर पोर्ट है। न्यू मैंगलोर पोर्ट कहाँ है? तो ये लोकेटेड है कर्नाटका में। हैंडलिंग फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और लिक्विड केमिकल्स को हैंडल करता है। मेजर पोर्ट हैं ये सारे। तो नेक्स्ट 13 मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया में। 13 के नाम आपको याद होने चाहिए। देखिए, एसएससी ने पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। थीम पकड़नी है आपको, किस तरह के क्वेश्चन एसएससी पूछ रहा है, एग्ज़ाम एनटीए बना रहा है, तो उसकी सोच पकड़नी है आपको। मेन काम आपका ये होना चाहिए कि आखिर पूछ क्या रहा है वो। ठीक है, विच पॉलीएटॉमिक आयोनिक कंपाउंड इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर एंड टू न्यूट्रलाइज एसिड एंड बेस? तो कौन सा पॉलीएटॉमिक आयनिक यौगिक है, एक सफ़ेद क्रिस्टलाइन पाउडर है जिसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में और एसिड और बेस को बेअसर करने के लिए किया जाता है? तो वो क्या है? वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आपको नाम थोड़ा सा याद होने चाहिए, केमिकल नेम्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपना, क्वेश्चन नंबर 19। छठ पूजा इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? तो छठ पूजा इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? किस स्टेट का मेन फेस्टिवल है छठ पूजा? तो छठ पूजा भाई आपने देखा होगा, अभी सेलिब्रेशन हुआ है छठ पूजा का दिवाली के बाद, दिवाली के 6 दिन बाद आती है ये। तो ये बिहार में, बिहार का मेन फेस्टिवल है छठ पूजा। ठीक है, आपको मेले याद होने चाहिए थोड़े बहुत स्टेट्स के जो फेमस मेले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। विंध्या शक्ति वाज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? तो विंध्या शक्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश के संस्थापक थे? तो ये थे वकाटकाज के। तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। अब देख लेते हैं हम दूसरी डायनेस्टीज़ के बारे में। तो पल्लवा जो डायनेस्टी थी, इसके जो फाउंडर थे श्री महाविष्णु थे। इसके बाद आए थे महेंद्र वर्मन। तो जो मुखारीज डायनेस्टी थी, मुखारीज के थे ईशान वर्मन। और जो चालुक्य डायनेस्टी थी उसके थे पुलकेशिन फर्स्ट। तो आपको फाउंडर्स याद होने चाहिए, कई जो पिछले वाली शिफ्ट हैं उसमें एसएससी ने पूछ रखा है। तो आप डायनेस्टी और उनके फाउंडर या उनके जो इम्पोर्टेंट रूलर हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा बस डायनेस्टी और रूलर, कौन सी डायनेस्टी से कौन सा रूलर एसोसिएटेड है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि एसएससी का फोकस उसी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। विच इंडियन सिंगर रोट राग सरिता? तो किस भारतीय गायक ने राग सरिता लिखी? तो ये हैं चिंतामन रघुनाथ व्यास। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बुक्स के बारे में पूछ रहा है, वही बहुत ज़्यादा फोकस रहता है एनटीए का बुक्स के बारे में पूछने पे, और वो भी 3 साल पुरानी बुक्स पूछता है ये। चलो देख लेते हैं फिर भी। ठीक है, बट आपको और दूसरी बात देखिए, एसएससी रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया एसएससी सीजीएल में, पहले ये पूछा हुआ है एसएससी सीएचएसएल में पूछा होगा, जीडी में पूछा होगा, एमटीएस में पूछा होगा। वो क्वेश्चनों को इधर उधर घुमा रहा है। बस आपको ये क्वेश्चन ऐसे मान लो रट ही जाना है आपको, ये जो फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो चिंतामन उसका कुछ फोकस्ड एरिया है बस उन पे ही उसका फोकस है एसएससी का। तो आप देखेंगे ना जब सारी शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि एनटीए का फोकस कहाँ पे है। ठीक है, और रिपीटेशन तो इतना है इस एग्ज़ाम में भाई, इतने सेट्स हैं तो रिपीट तो होना ही है क्वेश्चन। ठीक, और डिक्टो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, डिक्टो नहीं तो थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देंगे, बस क्वेश्चन वही पूछेंगे। तो चिंतामन रघुनाथ व्यास इसका आंसर है, राग सरिता जिन्होंने लिखी थी। तो क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज डिड द अपराइजिंग ऑफ खुर्दा 1817 टेक प्लेस? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 1817 में खुर्दा का विद्रोह हुआ था? तो ये आपको बताना है। तो ये हुआ था उड़ीसा में। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर।
अब इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, खुर्दा जो अपराइजिंग थी इसको पैका रिबेलियन के नाम से भी जानते हैं। तो ये आर्म्ड अपराइजिंग थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट। लेड बाई, तो इसको किसने वो किया था, तो बख्शी जगबंधु ने हेड किया था इस वाली जो पैका रिबेलियन है। और ये क्यों हुआ था, देखिए कंपनी ने ना काफ़ी चेंजेस कर दिए थे अचानक से, तो भाई लोगों को गुस्सा आया, तभी ये पैका रिबेलियन हुआ। डेट याद रखनी है आपको 1817 में। और इसका जो किसने लीड किया था, ये हेड कौन था इसका, बख्शी जगबंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड बिफोर इंडिपेंडेंस in the year 1934. The recommendation of to create a central bank was made by a commission called भारतीय केंद्रीय बैंक, और या फिर रिजर्व, भारतीय रिजर्व बैंक स्वतंत्रता से पहले 1934 में बनाया गया था। केंद्रीय बैंक बनाने की सिफारिश एक आयोग द्वारा की गई थी। तो कमेटी का नाम पूछ रहा है, कमीशन का नाम पूछ रहा है, तो ये है हिल्टन यंग कमीशन, जिन्होंने रिकमेंड किया था आरबीआई के लिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए। अब हम दूसरी कमेटी इनके बारे में देख लेते हैं, कमेटीज़ के बारे में। देखिए, जो राजा चेलैया कमेटी है वो टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है, 1991 में बनी थी ये। कोठारी, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। कोठारी कमीशन, तो ये कोठारी कमीशन कब, एग्जामाइन द इंडियाज एजुकेशन सिस्टम एंड रिकमेंडेड पॉलिसीज़ फॉर इट्स डेवलपमेंट। तो ये एजुकेशन सिस्टम के डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। एग्जामाइन द इंडियाज एजुकेशन सिस्टम, और ये टेम्पररी कमीशन बनाया था 1964 में। अब जो नरसिम्हन कमेटी है, जो नरसिम्हन कमेटी बनी थी 1992 में, तो ये बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड है। तो आपको इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। सुंदरी ट्री आर फाउंडेड इन विच टाइप ऑफ द फॉरेस्ट इन इंडिया। तो सुंदरी के पेड़ भारत के किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपने सुंदरवन के बारे में पढ़ा है थोड़ा सा भी वेस्ट बंगाल में, तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर ले जाएंगे। तो इसका जो आंसर है वो है मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव फॉरेस्ट में सुंदरी ट्रीज मिलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, ठीक है। और अब दूसरे फॉरेस्ट के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, जो ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट हैं उनमें कौन कौन से ट्री मिलते हैं, साल, टीक, शीशम और खैर। नाम याद रखना है आपको। थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स में कौन से मिलते हैं, तो ये मिलते हैं अकेसिया, कैक्टी और यूफेरोबियस पाम। यहाँ पे 70 सेंटीमीटर से लेस देन बारिश होती है। एक तरह से डिज़र्ट की तरह ही होते हैं ये अकेसिया, कैक्टी, ठीक है। झाड़ीदार जो पौधे होते हैं उनमें आते हैं थॉर्नी फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जहाँ पे भाई 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जैसे अमेजन बेसिन, अमेजन रिवर के आसपास का एरिया। इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो, जो उसमें साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। ये नॉर्थ है, ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ब्राज़ील, यहाँ पे अमेजन रिवर बहती है, तो इसके आसपास का एरिया इक्वेटोरियल वो है एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इबोनी, महोगनी, रोजवुड, सिंचोना, ये इसके जो ट्री हैं वो हैं। तो आपको इन ट्रीज़ के नाम याद होने चाहिए, किसी दूसरे अपकमिंग एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है। और सुंदरी मिलता है मैनग्रोव फॉरेस्ट में। और मैनग्रोव कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। तो मैं आपने सुंदरवन पढ़े होंगे, सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है, लार्जेस्ट डेल्टा है वर्ल्ड का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। विच टीम वॉन दी T20 क्रिकेट इवेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी 2022-23 में। तो किस टीम ने T20 क्रिकेट इवेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी 2022-23 जीती थी। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो ये है मुंबई ने जीती थी T20 इवेंट की, जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे टॉप 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। जो एसएससी सीजीएल का जो 13 सितंबर 2024 को सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और भाई आप आने वाले लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम अपने जो लेक्चर है यहीं पे समाप्त करते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आप अपने कमेंट सेक्शन में रिव्यूज़ ज़रूर दीजिए आपको लेक्चर कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए यहीं पे अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। गुड बाय, जय हिंद, ध्यान रखें भाई अपना।
तो ये हमारा कोट है, ये एक बार पढ़ लें। यू ओनली फेल व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग। ठीक है, तो आपको ट्राई करते रहना है और ज़िंदगी में हार कभी नहीं माननी है। एग्ज़ाम